अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम मौजूद है फैसलाबाद के इलाका मलकपुर में, जहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक घर का जवान 20 साल का बच्चा कत्ल कर दिया गया है। रात को वो ड्यूटी के बाद वापस आ रहा था, एक पिज़्ज़ा बॉय था, वहाँ पे वो काम सीखता था। जब वो रात को वापस आ रहा था तो उनके वालिद को फ़िक्र हुई कि वो वापस नहीं आया। वो पीछे गए तो रास्ते में जाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि उनका बेटा जो है वो वहाँ पे उनके सामने, उनकी आंखों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। इसके पीछे तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, आज के देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक साहब के घर में। मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे आई है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इनके साथ पेश आया है। इनका जवान बेटा था जो कि आ रहा था, वो काम करता था एक पिज़्ज़ा की कंपनी में, जहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था पिज़्ज़ा बॉय के तौर पे। और ये एक स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं अब्दुल रज़ाक साहब। और ये इनका एक जगह पे मिलाप हुआ और इन्होंने बाद में घर आना चाहा। रास्ते में आते हुए कोई 2-3 नामालूम अफराद ने इनके बेटे को गोली मार दी और गोली मार के वो चलते बने। उसके बाद फिर इन्होंने जो प्रोसेस होता है उसके तहत इन्होंने 1122 को और पुलिस को कॉल की। मौका पर पहुँचे। मौका पर पहुँचने के बाद FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन उस FIR दर्ज किए जाने के बाद अब तक कोई ऐसे नताइज सामने नहीं आ सके कि जिनसे इनकी तसल्ली होती या जिनसे इनको इंसाफ मिल पाता या जिनसे इनके कातिल पकड़े जाते। और उस तहकीक में क्या कुछ होता रहा, उसमें बच्चे का जो मोबाइल है वो लिया गया, उसमें CDR जो थी उसके नताइज इनको दिए गए या नहीं दिए गए, ये हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा जो भी फोरेंसिक के लिहाज से जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ से टेस्ट तो ले लिए गए, सैम्पल्स तो ले लिए गए और उसके बाद उनको फिर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में लाहौर में भेजना होता है। उसके बाद वो भेजने के बाद अभी तक वापस आए या नहीं आए, ये हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान जो भी मराहिल इनको तय करने पड़े हैं वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो भी अब तक इन्होंने मराहिल तय किए हैं उनके नताइज में क्या इनकी तसल्ली हुई है या नहीं हुई है, ये हम इनसे सवाल करेंगे। एक बड़ा छोटा सा घर है और आप जैसा कि जानते हैं कि मिडिल क्लास मीडियोकर फैमिली, और इस तरह के घरों में जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो आमतौर पे इंसाफ इतनी जल्दी मिलता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका एक बेटा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे हाथ में इनकी FIR है जो दर्ज हुई थी और ये 8 अप्रैल 2021 को ये वाक़या पेश आया है और उसी दिन ये तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ये FIR दर्ज हो जाती है। तो ये इस FIR का एक आप समझ लीजिए कि बॉटम लाइन थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि वन लाइनर। और अब अब्दुल रज़ाक साहब से जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया है। अब्दुल रज़ाक साहब, आप कितने अरसे से यहाँ फैसलाबाद में इसी मकान में रह रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल से यहाँ शिफ्ट। एक्चुअली मैं जड़ावाला का रहने वाला हूँ। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मैंने पहले 10-12 साल थाना मसूराबाद के साथ हमारी पासवान सिक्योरिटी है, वहाँ पे ड्यूटी की है। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे 8-9 साल हो गए यहाँ फर्स्ट स्टेप स्कूल है कश्मीरपुर के साथ, ठीक है, वहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है। तो इधर यहाँ आए हुए मुझे 12-14 साल हो गए। ये मैंने मकान पेमेंट लिया था उस वक्त, तो यहाँ मैं अभी रहायश भी हूँ। तो जितने अरसे से आप यहाँ पे आए हैं उस वक्त से आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ही हैं? जी, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। ठीक है जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 बेटे हैं और जिस बच्चे की डेथ हुई है वो तीसरा बेटा था आपका? जी, वो दूसरा बेटा था। पहली बड़ी बेटी है जो कि BB में पढ़ रही है और बेटा जो ना पिछले साल उसने ICOM किया है। ठीक है। और छोटा बच्चा ये जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, अभी इसने एडमिशन लिए है। ये मेरे 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चे हैं? जी, 3 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। और जो भी आपकी सैलरी होती थी उससे आपका गुजारा ठीक हो जाता था या? गुजारा सारी, कुछ बेटे थोड़ी हेल्प कर देता था तो कुछ थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाती थी, कुछ स्कूटी का पैसे करके घर का सकट थोड़ा बहुत चल रहा था। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे ये बताएं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया अलिफ से ये तक? वैसे तो FIR हमने दर्ज की हुई पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आपके मुँह से जानना चाहते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। वाक़या सर ये ऐसे हुआ है कि बच्चा जो ना रूटीन के मुताबिक वहाँ सिटी
जो कोन सिटी में काम कर रहा था 2-2.5 साल से। तो वो मैंने कहा बेटे आपको मैं आर्मी में करा देता हूँ, मैं खुद आर्मी की सर्विस कर रहा हूँ, आर्मी की सर्विस अच्छी है, मैं आपको दिला देता हूँ आर्मी की सर्विस। उसे बोला पापा जी मैंने अपने ये काम सीख कर तो मैंने अपना पर्सनल कोई काम करना है। तो इसी तरह में वो 2-2.5 साल हो गए हैं। वो ट्रेनिंग पता पहले डे में जाता था, बाद में ये कोरोना की वजह से मसला कोई दरम बरम हो गया, तो इसलिए दिन को टाइम नहीं मिलता था। रात को 2-2.5-3 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए वो जाता था काम करने के लिए। तो ट्रेनिंग के मुताबिक 7 बजे चला जाता था, सुबह 3:30, 4, 5 बजे आता था। ठीक है। तो इसी तरह वो ट्रेन के मुताबिक सुबह 4 बजे आ जाता। जैसे हुआ है तो मैं तकरीबन 3:45 बजे में अक्सर मैं उठ जाता हूँ। आपकी रूटीन क्या होती है आमतौर पे? जी मैं तो सुबह 7 बजे चले जाता हूँ ड्यूटी पे और शाम को 7 बजे आता हूँ। ठीक है। तो उससे मैं 4 बजे 3:45 यहाँ से उठ जाता हूँ। उठकर उसकी नमाज पढ़ी, उसके बाद आप इसी कमरे में सोते जी हैं? इसी में वो मेरे साथ होता, ये बेड था हमारा। मतलब जब को 4 बजे 5 बजे आ जाता था तो दरवाज़ा कौन खोलता था? मैं पहले तो इसकी चाबी उसके पास थी, लेकिन उसके बाद कहता पापा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो अब मैं ऐसे थोड़ी दस्तक दूंगा तो आप वो गेट खोल दिया करें। तो मैंने फिर वो उठकर मैं गेट खोल देता था। वो मोटरसाइकिल खड़ी करके थोड़ी दूध की प्याली पीता था, उसके बाद इधर मेरे साथ लेट जाता था। इसी दिन में मैं शेव वगैरह करके तैयारी करके यूनिफॉर्म पहन करते 6:30 बजे मैं नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पे चले जाता था। वो आकर सो जाता था, तकरीबन 4, 3:30, 4 बजे तक सोया रहता था। उसके बाद उठकर अपनी मामा से नाश्ता वगैरह करता, जो भी अपनी तैयारी शरी करके घंटा 1.5 घंटे तैयारी करने के बाद 6:30 बजे 7:45 बजे यहाँ से चला जाता शाम। अच्छा उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर जी जैसे ये हुआ है उस दिन तकरीबन 3:45 बजे तकरीबन मैं उठा हूँ 3:30 पौने 4 बजे। अच्छा। तो मैंने देखा कि बच्चा अभी तक नहीं आया। ठीक है। तो मुझे फिक्र लाख हो गया कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं इस वक्त आ जाता है। मैं और दूसरे बेटे हम मोटरसाइकिल लेकर वहाँ गए कश्मीरपुर था, जहाँ से वो आता था। कॉल वगैरह की आपने पहले? ये कॉल वगैरह मैंने की थी और मुझे वो उठा नहीं रहा था। ठीक है। बैल जा रही थी लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मौसूल हो रहा था। मैंने इसी तरफ वहाँ चला गया कश्मीरपुर पर जाकर देखा तो आगे से वो दूसरी वो अपनी साइड से वापस आ रहा था। ठीक है। वहाँ कश्मीरपुर पर हमारा रब्ता हुआ है। तो फिर वो कहता पापा मैं आ गया। मैंने उसको इशारा किया कि बेटा आप चले। हमने मोटरसाइकिल आपने टर्न किया है, तो फिर मैं और दूसरे बेटे हम पीछे पीछे आ रहे थे। जब लिंक रोड कश्मीरपुर ये कश्मीर रोड से लिंक रोड पर आए हैं तो वो हमारे से थोड़ा सा तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। तो हमने स्लो आ रहे थे। जब हमने वो आगे स्कूल के साथ आया, सामने आया तो वहाँ हमें फायर की आवाज़ आई। तो हमें नज़र भी आ रहा था कि उधर किसी ने फायर कर दिया। तो उधर जो है हम डर के खौफ के मारे वहाँ उधर छुप गए हैं। तो जब वो 1-2 मिनट के बाद जो है फायर की आवाज़ आई, हम डर कर रुक गए हैं। तो बाद में जो है जब हम फिर 2-3 मिनट के बाद आगे आए हैं तो अगर देखा तो आगे डेड बॉडी पड़ी थी। तो फिर हमने बच्चे को देखा तो उस वक्त जो है हलाया जलाया उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसकी बाइक जो थी वो भी ले गए? बाइक भी उसकी ले गए सर जी, और उसका जो उसका मोबाइल था वो उसकी पॉकेट में था, वो नहीं लेकर गए। और बाकी उसका जो पर्स वगैरह था उसमें वो भी ले गए, वो हमें नहीं मिला अभी तक। और 70 होंडा मोटरसाइकिल सी वो लेकर चले गए। वो लेकर चले? जी वो लेकर चले। अच्छा, आपने FIR में मोटरसाइकिल का जिक्र किया है? जी किया। अच्छा, एक मुझे मेरे जहन में बात आई है कि जब आप उसको कॉल कर रहे थे तो उसने तो नहीं उठाई, तो वहाँ पे जहाँ पे ये काम करता था उनका कोई नंबर है था? वहाँ पे आपने कॉल करने की कोशिश की? जी मैंने वहाँ पर कोशिश की है जहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो वहाँ पर जो है कॉल जा रही थी लेकिन अटेंड नहीं हो रही थी। फिर हमने काफ़ी करने की, लेकिन उनका जो नेटवर्क है वो ऑफ हो चुका था। ठीक है। तो वो आपको ये लगता है कि वो भी बंद करके जा? जी बंद करके मैक्सिमम बंद कर देते। मैंने बोला ये समझ के बंद करके जा रहा है, इसलिए मतलब वो अटेंड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए कॉल मेरी उससे बात नहीं हो सकी बच्चे से। अच्छा, फायर की आवाज़ आपको आई? जी फायर की आवाज़ मुझे जब आपको आई, लेकिन आपको ये लगता था कि आपके बेटे को लगी होगी या कुछ अंदाज़ा था, या मतलब आप जब गए आपको टटोलने पे पता लगा कि उसको फायर लगा? वो क्या सूरत है? नहीं सारे हमारे सामने और कोई नहीं आ रहा था, वही आ रहा था। ठीक है। तो जब आ रहा हम पीछे वो तेज़ी से आ रहा, हम स्लो आ रहे थे। अब जो हमारे आगे कोई नहीं गया सिवाय बेटे के, वो थोड़ा सा हमारे से आगे निकले। जब फायर लगा तो हमें पता चल गया उसके दरमियान में कोई बंदा इंटर नहीं होता। तो उसी वक्त उसको फायर लगा है, ये हमें शुक्र है कि उसी को लगा है और कोई नहीं आ रहा था उसके बाद। क्योंकि 2-3 मिनट के बाद जो ना हम वापस पीछे आ गए हैं। जब आकर हमने देखा तो आगे ना उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, तो हेलमेट उसने पहना हुआ था। तो वो फिर आपने जब उसको देखा तो उस वक्त फिर आपको गोली का निशान आसानी से मिल गया या किस तरह? जी उसकी पाँव में एक शूज़ पहना हुआ था उसने चप्पल से,
एक 2-2.5 फुट के फासले पर जूता पड़ा था, एक जिंदा रौंद तकरीबन 5-6 फुट के फासले पर पीछे पड़ा था पाँव की तरफ, एक उसके पाँव में था जो 30 बोर पिस्टल का था। बाद में फिर निशान आपको बॉडी पे किस तरह से मिले? उसके बाद मैंने जब देखा तो उसकी मैंने देखा उसकी बॉडी पे पहले तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जब मैंने गौर से देखा तो उसकी जो राइट साइड पर बाजू पे ना उसके मुझे फैल लगा हुआ नज़र आया। हिलाने जुलाने की कोशिश की उसने? मैंने उसको पहले मैंने बोला बच्चा गिर गया, पत्थर पड़े हैं, शायद बेहोश हो गया। मैंने उसका हेलमेट उतारा, हेलमेट उतार कर मैंने उसको थोड़ा ना ऐसे मसरूई सांस देने की कोशिश की, शायद बच्चे का मतलब कोई बेहोश हो गया है। तो पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं संभल सका। फिर मैंने हेलमेट उतार कर साइड पर रखा और सारा उसका यहाँ आकर मैंने मसलने की कोशिश की कि थोड़ा सा बच्चे को होश आ जाए। तो जब मुझे मेरी अचानक नज़र पड़ी उसके बाजू पर, तो वहाँ मुझे एक ज़ख्म का निशान नज़र आया फायर का। थोड़ा सा मैंने जब देखा ऐसे तो वो मुझे ब्लड नज़र आया। ठीक है। तो उतनी देर में फिर मैंने कहा कि ये ब्लड, मैंने कहा इसको ये मतलब इसका फायर लगा, इसको कत्ल हुआ है, मतलब ज़ख्म हो गया। फिर अचानक मैंने उसका जो ना ये बटन जो चेस्ट पर जो है ये खोल कर देखा तो इधर मुझे मामूली सा एक निशान नज़र आया। तो उसे ब्लीडिंग नहीं हुई थी। जब मैंने उसको थोड़ा सा उसे ये पहना हुआ था बैग जो है, उसमें एक शर्ट थी उसकी जो रेस्टोरेंट की। तो उसके बाद मैंने जब उसको कल्टी दिया है, कल्टी देकर मैंने देखा तो नीचे सारे नीचे ब्लड ही ब्लड था और उसका बैग भी भरा हुआ था खून से और नीचे जो मट्टी थी वहाँ पर भी उसका ब्लड जो पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने उसी तरह उसको लटा दिया है। तो फिर कहने की 1122 को 15 को वो तरीके आधे घंटे के बाद जो ना वो आए हैं, उतनी देर में सारी आवाम इकट्ठी हो गई है। तो उसके बाद फिर जो ना उन्हें आकर 1122 ने आकर देखा, उन्हें बोला ये इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो उन्हें अपनी एक वाइट चादर होती है उनके पास, वो उसके ऊपर डाल दी है। बाद में काफ़ी देर के बाद SHO साहब आए हैं। तो कोई और तरह का जो पुलिस के बंदे। कितना टाइम लग गया आपको वहाँ पे खड़े खड़े ये सारा प्रोसेस? ये सही ये तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे लगे सर। इस दौरान आपने घर में बताया नहीं बताया, क्या किया? नहीं, मैंने बच्चों को भेजा था कि बच्चे के दोस्त हमारे महल्ले के लड़के चले गए थे। तो मैंने कहा जाकर वहाँ से 4 पे लाए आप, वो 4 पे लेकर गए। मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताना। तो इतनी देर में जो ना तो उन्हें कहा पुलिस वालों ने कि आपने इसको 4 पे के ऊपर नहीं लिटाना, तो पुलिस आएगी तो तब उन्हें चेक करके फिर मैंने वो 4 पे एक साइड पे खड़ी कर दी है। तो इतनी देर में घर वालों को नहीं बताया। फिर जब सब लोग चले गए हैं तो सब ने फिर घर वालों को इनको पता चला गया था 8 साढ़े 8 पे। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अपना क्या प्रोसीजर किया? उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में डालकर ले गए हैं उधर लाइट अस्पताल में। वहाँ हम तकरीबन आधा घंटा बैठे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये आपकी रिपोर्ट जो ना आप थाने चल जाएँ, जो आपका मुतलका थाना है, वहाँ जाकर इसकी कंप्लेन करें, रिपोर्ट लिखाएँ और रिपोर्ट लेकर आएँ तो तब इसका हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर हम इधर आ गए हैं, यहाँ आकर तकरीबन हमें 1.5 घंटा लग गया। SHO साहब नहीं आए थे। मुंशी ने वो रिपोर्ट लिखी है काफ़ी देर के बाद पहले लेकर, फिर बाद में जो है काफ़ी हमारा 1.5 घंटा वहाँ थाना मंसूराबाद में ज़ाया हो गया। उसके बाद हम फिर रिपोर्ट लेकर गए हैं, इतनी देर में 11 हो चुके थे। वहाँ गया तो फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं आए थे। फिर मैंने SM साहब से बात की, जो उनका अस्पताल का होता है, डाइट अस्पताल का MS साहब। तो वो कह रहे जी मैं कॉल करता हूँ। तो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो उन्हें जो अंदर ले गए बच्चे को, उन्हें कहा ये कुछ आप चादर का बंदोबस्त कर लें, ये कपड़े हमने ख़त्म कर देने हैं। तो मैंने फिर बच्चों को भेज कर बेड शीटें मंगवाई हैं। तो 15-20 मिनट तकरीबन 25 मिनट के बाद उन्हें हमने डेड बॉडी हमारे हैंड ओवर कर दी है। तो फिर उसमें डालकर हम एम्बुलेंस में डालकर यहाँ 11:30 बजे हम घर पहुँचे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पुलिस ने अपना प्रोसीजर शुरू कर दिया था, आपको बॉडी मिल गई थी जी। उसके बाद फिर जनाजे के बाद दफन करने के बाद आपका दोबारा फिर चक्कर लगा या उन्होंने बुलाया या तफ्तीशी आपके पास आया? जनाजे के बाद सर हमारे पास कोई नहीं है। जैसे जनाजा हो गया उसके बाद दूसरा 2 कोल भी हो गया, कोई पुलिस का कोई बंदा नहीं आया। ठीक है। ये कोई 4-5 दिन के बाद जो ना फिर मैंने पता किया, मैंने बोला जी क्या मसला क्या कहते हैं। मैंने बोला कि हमारी FIR तो काटें ना, अच्छी ही बना देते हैं। वो फिर उन्हें हमें 3 से 4 ने FIR की कापी दी है। तो बाद में फिर ऐसे जो ना बाकी उन्हें हमारा फिर दोबारा नहीं पता, हमारे से रब्ता नहीं किया है।
अब्दुल रज़ाक साहब, आपने मोबाइल फ़ोन की सीडीआर का पूछा नहीं, उनसे तकाजा नहीं किया कि हमें बताएं कि इसमें कोई टारगेट के साथ इसको हिट किया गया है या ये डकैती की वारदात थी, ये क्या थी? डिटेल पूछने की कोशिश नहीं की आपने? ये सर, ये मैंने उनसे अक्सर पूछा था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ना, खालिद साहब था, सब इंस्पेक्टर, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हमें मालूमात मिल जाए तो या आप लोग हमें बता दें। उन्हें अभी तक हमारे से लाइल में रखा, अभी तक हमें अभी तक कोई नहीं बताया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट हमें आज तक नहीं दिखाया। 2-2.5 माह हो गए हैं। 4 तारीख का वाक़या हुआ था कि मैं डेली उनके पास जाता हूँ, कभी मिलते हैं, कभी 4-4 दिन नहीं मिलती। हम लाहौर चले गए हैं, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो हम लगे हुए हैं, अब इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाए, जल्दी कर सके। 2.5 माह हो गया है, मुझे कोई इन और नहीं, कोई इतने भी कागज़ नहीं बताया कि बच्चे का हमने किया। मैंने कहा जी, उनके जहाँ बच्चे का बैठना उठना था, 2 थे खाने में, उनकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, कुछ मुझे तो समझ आया कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे इतना कागज़ भी उन्होंने नहीं बताया। मैंने बोला अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप मुझे मोबाइल मेरे का कर दें। तो आपने अगर उससे ले लिया, आप अपनी USB में उसका रिकॉर्ड कर लें, अगर आपको इतना है तो मुझे दे, ताकि मैं भी थोड़ा ट्रेस कर लूँ, तो ताकि मैं भी किसी नतीजे पर पहुँची, देख लूँ, मेरा बच्चे का अकाउंट भी उसमें सब कुछ है। लेकिन उन्हें आज नहीं जी, हम नहीं, आपको मोबाइल नहीं दे सकते, कानून नहीं है। तो उन्हें ऐसे मुझे ना वापस गए। फिर मैं इलाका मजिस्ट्रेट के पास गया, मैंने बोला काइंडली आप मुझे स्पुर्दारी पे मुझे दे दें मोबाइल। तो इन्होंने कल मुझे क्या कहा जी, वो आपको नहीं मिल सकता है। तो अभी मेरे पास, मैं तो लाइल में, मुझे कोई पता नहीं कि ये हुआ कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। जब तक मुझे या तो मेरी हेल्प की जाए, मुझे वो अपना डाटा उससे निकाल लें, USB मोबाइल जो है वो मुझे दे देता कि मैं उसे कुछ ट्रेस कर। ये नाजरीन, ये बेबसी का एक आप समझ लीजिए कि नतीजा है, या बेबसी का एक आलम है कि जिसमें अब्दुल रज़ाक साहब खुद कह रहे हैं कि आप डाटा निकाल लीजिए और डाटा निकाल के मोबाइल मुझे दीजिए, मैं ख़ुद तलाश कर लूँगा मेरे बच्चे के जो मुल्ज़मान हैं वो कौन है। अब ये ऐसी सूरत हाल में आप देखिए कि ये ख़ुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके भी हाथ बंधे हुए हैं कि कानून नहीं है कि इनको मोबाइल नहीं मिल सकता। अब उसूली तौर पे कानून तो है, लेकिन वो शख्स जो इस चीज़ का तकाज़ा कर रहा है, आप उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाइए कि उसका जो तफ्तीशी है वो उनको ये कह के टाल देता है कि हमारे पास काम बहुत है। जैसे उनके एरिया में, यानी थाना मंसूराबाद के एरिया में, एक बच्चा 20 साल का जो कि मुस्तकबिल था पाकिस्तान का, वो कुछ भी इन फ्यूचर जो है वो एक बड़ा आदमी बन सकता था, वो बिजनेसमैन बन सकता था जैसा कि उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो कत्ल होता है उनके एरिया में और उनके लिए ये कोई काम ही नहीं है। मतलब ये आपके लिए एक मजाक है। अगर आपने अभी तक इनको रिस्पॉन्स नहीं देना तो अपने आला हुकाम को रिस्पॉन्स दे दें, और आपने अगर उनको भी नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप इस केस पे कुछ कर ही नहीं रहे। 2 महीने गुजर चुके हैं, आपने अपने हाथ भी नहीं हिलाए अभी तक। अगर आपने उसकी CDR निकलवाई है तो वो आपने उससे अब्दुल रज़ाक साहब को, जो इनके मुद्दई हैं, जो इस बच्चे के बाप हैं, उनको आपने मुत्तला क्यों नहीं किया? आपने बताया क्यों नहीं कि CDR हमारे पास आ गई है, उसमें ये डाटा आप इसको देखिए? मुझे लाइल में रखा गया है सर, बिल्कुल लाइल में रखा गया। मैंने ये भी उनसे कहा, रिक्वेस्ट की थी कि आप मोबाइल मुझे दें, जब भी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में, जहाँ भी जरूरत, मैं आधे घंटे से पहले मैं खुद लेकर हाजिर हो जाऊँगा। कहते मेरे को कोई तो मुझे बता दे कि हमने 2-2.5 महीने में ये कार्रवाई की है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। आज तक उन्होंने ए से बी तक भी एक तरफ से मुझे बताया कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या इससे ट्रेस किया, क्या नहीं किया। अच्छा। मैंने बोला काइंडली फिर आप मुझे मोबाइल दे दें, मैं ट्रेस कर लूँ, मेरा तो बच्चा हुआ, ठीक है, मुझे तो इसकी है। तो इस दौरान घर में कोई इस मौजू पे बात हुई है कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई अनबन, उसने डिस्कस की हो घर में, किसी पे शक जाता हो, ऐसा कोई तज़किरा उसने घर में? कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई बच्चे ने आज तक हमें बताया नहीं है, ना कोई उसके साथ होता रहे कि गली में बच्चे लड़ पे, स्कूल में लड़ पे, कोई उसकी कंप्लेन आई हो। नाजरीन, इस बच्चे का, इस लड़की का, इस जवान का भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस वाक़े में जब पता चला कि ये वहाँ पे पहुँचे, वो आ नहीं रहा था, तो फिर ये बच्चा भी साथ था, और उसके बाद ये दोनों बाप बेटा जो हैं ये उसके पीछे आ रहे थे जिस वक्त उसको गोली लगी है। और इसने क्या देखा, इसके साथ कोई डिस्कशन हुई थी अपने भाई के साथ या नहीं, ये भी हम इससे जान लेते हैं। और फिर हम मज़ीद इसको देखते हैं कि इनकी बच्चे की जो वालिदा हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं ताकि हकीकत जो है वो वाज़ेह हो सके। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, पुलिस ने जो कार्रवाई अब तक नहीं की, शायद वो इनकी ये हालत देख के CPO साहब देख रहे हैं,
उनको ये अंदाज़ा हो कि किसी गरीब का बच्चा मर जाए तो वो भी अपना ही बच्चा होता है, और किसी अमीर के बच्चे पे जिस तरह से आप मुतहर्रक हो जाते हैं, जिस तरह से आप कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस तरह से आप छापे मारते हैं, ज़रा इधर भी ध्यान दें। और इधर भी हम आपको बताएं कि इधर भी ये सूरत हाल ऐसी है कि जिस सूरत में शक की बुनियाद पे भी आपको लोगों को पकड़ना चाहिए था, कि ताकि पता चलता, कोई राहें खुलती। अगर ये स्ट्रीट क्राइम है तो स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत से ऐसे अनासिर होते हैं जिनको पकड़ा जाए तो पता चल जाता है कि इस एरिया में उस दिन कौन था। नाजरीन, जो मकतूल जवान है उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, उससे भी हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अपने भाई के साथ आपकी फ्रेंडशिप ठीक थी? जी बिल्कुल। मतलब एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते बिल्कुल थे? फ्रैंक थे, बिल्कुल फ्रैंक थे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे वो जॉब पे तो चलो जाता था, जी। आपकी रूटीन क्या होती थी? मेरी रूटीन भी यही, जिस टाइम वो आते थे भाई उस टाइम मेरा अकेडमी का टाइम होता था, सुबह के टाइम उस तो मैं अकेडमी जाता था, अकेडमी से आके कॉलेज चले जाना मैंने, बस कॉलेज से आना है शाम को, तब तक भाईजान भी उठ जाता होता था, फिर उसके साथ थोड़ा सा बैठना, फैमिली के साथ बैठना, खाना शाना खाना, उस टाइम तक उसने भी चले जाना, फिर शाम को, शाम का टाइम होना है तब पढ़ाई शुरू कर ठीक है। देनी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये इस वाक़े से पहले जी कभी आपकी उसके साथ कोई भी ऐसी कोई बात हुई थी कि जिससे आपको लगे कि यार इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे? कोई ऐसी उसने की ही नहीं मेरे साथ ऐसी कोई बात कि मेरी यहाँ पे लड़ाई है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ कोई इशू है, कोई ऐसा उसने किया ही नहीं मेरे साथ। सही, मतलब आपको किसी किस्म का कोई ऐसा शुबा नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। और वैसे भी वो हशाश बशाश था, कोई परेशानी तो नहीं उसके मुंह कोई पे ऐसी नजर आती? परेशानी नहीं। अच्छा, उस दिन जब ये वाकया पेश आया है, आपके फादर जो हैं वो पहले उठ जाते हैं जी। तो उन्होंने फिर आपको उठाया? जी, मैं भी उसी टाइम उठ जाता हूँ ना, मैंने अकेडमी जाना होता है उस टाइम। ठीक है जी। तो फिर आप दोनों निकले? जी, पहले तो हमने कॉल किया ना, तब तो उसने नहीं उठाई कॉल, तो फिर पापा ने कहा निकले, बाइक निकाली मैंने, हम दोनों गए हैं देखने के लिए। तो जब हम गए ये कैनाल रोड तक पहुंचे हैं तो आगे से वो आ रहे थे भाई, तो जब आगे से आ रहे थे तब देख लिया था उसने, फिर हमने इशारा किया था उनको कि आप आगे आ जाओ यहाँ से, फिर हम आगे से आते हैं। तो फिर आगे से हम उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो जब यहाँ से आए हैं, ये लिंक रोड पे आए हैं, तो यहाँ से जब वो नीचे उतरे हैं तो वो थोड़ा फास्ट हो गए, वो आगे चले गए, हम उनके पीछे ही थे, मैं और पप्पा। तो आगे जाके जब स्कूल के पास आए हैं, गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पे आके उन्हें कुछ बंदों ने रोका है, जो कि हमें दूर से साफ नहीं था नज़र आ रहा, तो उन्हें फायर की आवाज़ भी आई है हमें दूर से ही, तो हम 2 मिनट के लिए पीछे ही रुक गए हैं कि यहाँ तो फायरिंग हो रही है। फिर हम कुछ देर के बाद आगे गए तो आगे जाके देखा भाईजान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो फिर पप्पा ने उसे उठाया, मैंने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो कुछ भी नहीं थे बोल रहे। फिर पप्पा ने कुछ देर के बाद देखा, फिर हाथ शाथ देखे, जिसने देखा तो हाथ पे देखा है, राइट साइड पे, राइट बाजू पे एक फायर लगा हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद चेस्ट देखी तो चेस्ट पे राइट साइड पे फायर लगा हुआ था। फिर इतनी देर में ही पुलिस को कॉल की 15 को, फिर 112 को कॉल की, उन्होंने आगे देखा, कहते नहीं इनकी तो डेथ हो गई है। तो तब तक फिर 8 बज गए थे, फिर उन्हें ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, लाइट हॉस्पिटल में, वहाँ उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। फिर तकरीबन 11-12 बजे तक घर पे लाए थे उनकी डेड बॉडी। घर गया, और उसके बाद फिर घर में क्या प्रोसीजर हुआ, किस तरह से फेस, किस तरह से किया? घर बस कुछ भी नहीं, अब फेस क्या करना था घर वालों को। घर में किसने बताया? घर पे आके सारों को पता चल गया था, जो सारे मोहल्ले वाले थे, ये जब गए थे वहाँ पे देखने के लिए तो उन्होंने बता दिया घर पे ऐसे ऐसे उसको गोली लगी है। तो आप, जो आपका बचपन तो इसी घर में गुजरा? जी बिल्कुल। मतलब 12 साल से आपके फादर अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आपका बचपन? जी मेरा तो यहीं पे गुजरा जी। हाँ, और वो भी, उनकी भी उम्र कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं है, मतलब जब आप आए होंगे तकरीबन 7-8 साल के होंगे वो यहाँ पे? जी ठीक है, तो इकट्ठे ही खेलते रहे हैं? जी बिल्कुल इकट्ठे थे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब तक जो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है उससे मुतमईन है, या आप समझते हैं कि सब बस उन्होंने खानापुरी की है? पुलिस ने क्या, उनको जाते हैं, डेली जाते हैं, हर दूसरे दिन बाद जाते हैं, तीसरे दिन बाद जाते हैं, वो फिर वही बात कहते हैं हम लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है ऐसे कि यहाँ पर भी गए हैं। चले, हम जब हमें बताते हैं कि हम यहाँ गए हैं, ये देखा है, तो हमें बताएं ना क्या देखा, वो कुछ भी नहीं बताते हैं ऐसा। ना उनके मोबाइल से उन्होंने कुछ ट्रेस है, मोबाइल का भी हम कह रहे हैं मोबाइल हमें दें, हम कुछ उससे निकाल लेते हैं, अगर आप नहीं निकाल रहे, मोबाइल भी नहीं दे रहे हमें। तो ये इसमें ना एक डॉक्यूमेंट होता है CDR के नाम जी, वो CDR वो पूरी रिपोर्ट होती है कि कॉल डिटेल होती है, कॉल डिटेल होती है, उसमें लोकेशंस का पता चल जाता है, उसमें किसकी कॉल आई, किसकी गई, मैसेजेस वगैरह सब कुछ उसमें होता है। वो भी नहीं अभी तक हमें दिया। तो आपने वैसे तकादा किया उनसे कि हमने बार बार हमने कहा ये सब कुछ बताया कि कॉल का, बल्कि मोबाइल हमें दें, हम खुद देख लेंगे इस पे कैसे गई है, कैसे आई है, लेकिन वो नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे। वो नहीं देते? नहीं। अच्छा,
और तफ्तीशी के नाम का पता है कि कौन है जो बंदा इस केस को जी डील करता खालिद साहब हैं सब इंस्पेक्टर है? अच्छा, मंसूराबाद थाने के। नाज़रीन, खालिद साहब सब इंस्पेक्टर हैं मंसूराबाद के, तफ्तीशी हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। और SHOs तो इन्होंने बताया कि वो 3-4 SHOs जो हैं वो इनके वाक़े के बाद बदल चुके हैं। और इस दौरान तफ्तीशी इनका वही रहा है जिसका नाम खालिद है। उसने अब तक क्या किया क्या नहीं किया, ये CPO साहब ज़रा आप नज़र इनायत फरमाएँ और ज़रा कॉल करके या एक बार पूछे तो सही कि किसी बाप का बच्चा जो है वो जवान बच्चा उसकी डेथ हुई है, वो कत्ल हुआ है मंसूराबाद थाने के एरिया में, और अब तक खालिद साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। कम अज़ कम आप इतनी जहमत तो करें कि आप उसको बुला के या उसको कॉल करके पूछें तो कि ये मुकदमा नंबर 484/21 है, थाना मंसूराबाद है, और इस वाक़े को अब तक आपने किस तरह से देखा है और क्या नताइज जो हैं वो आपने अखज़ किए हैं, अब तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इनको आप इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे, ये सारी बातें आपने इनको क्यों नहीं बताई। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों को टरखा देना अपने दरवाजे पे आए हुए, जो भी थाने के दरवाजे पे आए, जब तक कि आपको 4 पैसे ना दिए जाएं उस वक्त आप लोगों की बात भी नहीं सुनते। बेशक किसी का बच्चा कत्ल हो जाए, बेशक किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, बेशक किसी का अगवा हो जाए, ऐसी बदतरीन सूरत हाल में भी पुलिस अहलकारों की जानिब से ये तवक्को की जाना कि उनको चाय पानी दी जाए, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी। तो आप इनके साथ वो ताउन तो कम अज़ कम करें जो जायज़ बनता है। ये किसी के ऊपर नाजायज़ पर्चा नहीं करवा रहे, ये किसी को नाजायज़ उठवाना नहीं चाह रहे, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इनको मालूमात दी जाएँ कि इनकी तफ्तीश में क्या किया गया है, क्या इन कोई CDR निकाली गई है तो इनको दी जाए, कोई फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है तो उसमें बताया जाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये इस दौरानिए में उसका जॉब करना, ये क्या आपको ख़तरा महसूस नहीं होता था और आप सोचते थे कि इसको दिन के टाइम में जाना चाहिए? तो दिन के टाइम में बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं और आमतौर पे लोग जो हैं अगर स्ट्रीट क्राइम है तो वो दिन के टाइम में आमतौर पे नहीं होता, तो रात के टाइम में उनके पास इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं वो रातों को फिर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त को जिस वक्त में वो आता था। तो हम इनकी वालदा से बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़ैनुल आबिदीन जो इनका बेटा है उनकी वालिदा के साथ मौजूद हैं और अहले खाना और उनकी सिस्टर भी मौजूद हैं यहाँ पे, और सारा वाक़या हमने अब्दुल रज़ाक साहब के साथ और ज़ैनुल आबिदीन के भाई के साथ हमने डिस्कस किया है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये भी हम आपके सामने रख चुके हैं। उस दिन वाक़या क्या पेश आया जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा वो भी हमने आपके सामने रख दिया है और FIR दर्ज हो चुकी जिसके खातिर खा नताइज जो हैं वो सामने नहीं आए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि रूटीन आपके साथ क्या होती थी ज़ैनुल आबिदीन की, मतलब रोज़ाना जब वो जाता था तो उससे पहले सारा दिन जो वो घर रहता था उसकी क्या रूटीन होती थी? उसकी यही रूटीन होती थी, सुबह 4 बजे आता था, ठीक है, और नमाज अदा करता था तो सो जाता था। ठीक है, उसके बाद मैं ज़ोर के टाइम उठाती थी 2 बजे नमाज के लिए। उसके बाद फिर वो नहाता, उसके बाद फ्रेश होता था, रोटी वगैरह पूछती थी, खाना होता तो खा लेता, नहीं तो नहीं खाता था। तो यही कह देता था कि मुझे अब भूख नहीं है, मैं ठहर कर मामा खाऊंगा। फिर उसके बाद शाम तक इसी तरह घर में रहता था। थोड़ी देर के लिए बाहर जाता था, पूछती थी बेटा कहाँ जा रहे हो, मामा अभी आ रहा हूँ, दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाता था, फिर आ जाता था। अच्छा, वैसे आमतौर पे ये जो इसकी जॉब थी ये कब से ये कर रहा था? 2-2.5 साल से कर रहा था? नहीं, 1.5 साल से कर रहा था। 1.5 साल से कर रहा हाँ था? जी, 1.5 साल से कर रहा और 1.5 साल से पहले ये घर में ही होता था, मतलब ये आईकॉम कर रहा था उन दिनों में? था। जी, आईकॉम कर रहा था। आईकॉम कर रहा था जी। उस वक्त यहाँ पे उसके यार दोस्त वगैरह है थे मोहल्ले में? जी, 2 यार दोस्त थे, 3 थे, मसलन के 2 ही थे खास। ठीक है, तो खास वो थे। घर में भी आते रहते थे, ठीक उनके है। पास भी जाता रहता था, लेकिन अच्छे थे वो बच्चे, बहुत अच्छे थे। सही। मैं ऐसे ही करती थी कि देखती रहती थी कि ये जो बच्चा है ये ऐसा नहीं है, बेटा इसके साथ नहीं, तो इसलिए वो मान लेता था, कहता ठीक है मामा।
ठीक है, तो जो उसके दोस्त जी। थे उनकी सोबत जो है वो अच्छी थी। अच्छी थी। ठीक है। वो अच्छा, अच्छी थी। जब से इसने ये जॉब शुरू की उस वक्त तो रूटीन इसकी टफ हो गई कि दिन में आना और दिन में सो जाना और घर में ही रहना हाँ जी। ज़्यादातर, तो फिर वो जो उनकी आमदोरफ्त बच्चों की थी वो कम हो गई होगी। हाँ जी, कम हो गई थी। हम्म, कम हो गई थी। वो जिस दिन छुट्टी करता था ना, उस दिन वो आ जाते थे, कभी कभार वो भी। ठीक उनके है। पास भी टाइम नहीं होता था। वो भी एक क्लीनिक में काम करता है लड़का, डॉक्टर है, और एक जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक वो भी क्लिनिक में काम करता उनके है। पास भी टाइम नहीं हाँ होता। जी, उनके पास भी टाइम नहीं होता था। ठीक है। टाइम बस थोड़ा सा जो होता था आ जाते थे कभी कभार रात को, लेकिन फिर भी ये दिन को थोड़ी देर के लिए उनके पास चला जाता था। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया है जी उससे एक दिन पहले आपकी लास्ट टाइम जो उसके साथ बात हुई है जी। वो बातें आपको याद हैं कि आपके साथ क्या डिस्कशन हुई उसकी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मगरिब का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो उसने भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ी है। ठीक है। तो लेट हो गया था क्योंकि वो 6:45 चला जाता था। तो उस दिन कोई काम था इसलिए रुक गया था। इनके पापा कहने लगे ये काम करके फिर जाना है। तो वो बैठा रहा है। बैठा रहा है तो मैंने कहा अच्छा फिर वो करके फिर चले जाना, बैठे रहो। कोई बात ऐसी नहीं हुई। उससे पहले थोड़ा सा खाना खाया, बेटे खाना खा लो, खाना खा लो, ठीक है। तो फिर आपने चले जाना है, फिर खाना नहीं खाते हो। तो कहता ठीक है मामा दे दो मुझे। उसने थोड़ा सा खाना खाया और दूध की 1 कप पिया। तो उसके बाद वो ना बैठा है यहाँ पे, उसने पढ़ ली है नमाज, मैं पढ़ने लगी। तो जब वो जाता था तो मैं रुखसत करती थी अपने बच्चे को। उस दिन मैं नमाज पढ़ने लग गई हूँ, मैंने जाते हुए देखा भी नहीं। कोई बच्चा था, 19 साल मैंने मेहनत की है और बहुत अच्छी तरबियत की है। मेरा बहुत नेक बच्चा था, किसी के साथ उफ तक नहीं करता था। उसके बाद मेरे पास नहीं आया। बुध का दिन था, शाम को गया, सुबह 4 बजे वापस आना था, नहीं आया। नहीं आई, ये माँ तड़प रही है उस दिन की। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क का। मेरा बच्चा बहुत नाइस था, बेगुनाह था, टाइम पे वापस आ जाता था। उस दिन नहीं आया तो हमने फ़ोन करते रहे, नहीं फ़ोन उठाया उसने। फिर ये बच्चा गया है, इसको भेजा भी, देख क्या बात है। इसने जाके देखा स्कूल के आगे गिरा हुआ है और इसने फ़ोन किया है कि पापा वो गिरा हुआ है, जल्दी आ जाओ। ये चले गए लेकिन मुझे नहीं इन्होंने बताया। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, मुझे नहीं जाने दिया, मैं गिर गई हूँ यहाँ पे। आपको कैसे पता चला कि फिर मुझे यही बच्चा मेरा वापस जब आया है ना, चारपाई लेने के लिए, बेटा क्या हाल है, क्या हुआ है जैन को? मामा जैन हमारे पास नहीं है, भाईजान चला गया है। उस वक्त मुझे पता चला। नाजरीन, इस वक्त हम जैन की वालदा के साथ मौजूद हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं। एक माँ के लिए ये बहुत ही बड़ा सदमा होता है कि जवान बेटा उनका 20 साल का और 19-20 साल तक उन्होंने उसको पाला, 19-20 साल तक उन्होंने उसको अपनी आँखों के सामने जवान होते हुए देखा। और वैसे तो आम तौर पे हम यही कहते हैं कि मौत बरहक है और जिस वक्त आनी है उसी वक्त आनी है, लेकिन सदमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम अपनी आम रूटीन में या अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे होते हैं और चला कोई और जाता है। उस रूटीन को और उस एक निज़ाम को देखते हुए ये सदमा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपका कोई ऐसा बच्चा जो जवान हो, जिसके आप मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हों, जिसके बारे में आप सोच रहे हों कि इसकी शादी करेंगे
इसके बच्चे होंगे, हम उसको खिलाएंगे, ये मज़ीद आगे वो चाहता था कि वो कोई अपना काम करे, वो बिज़नेस करना चाहता था, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता था, जैसा कि उनकी वालदा बता रही हैं कि बहुत अच्छा था। तो नीयत साफ़ होना एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि आप एक अच्छे बिज़नेसमैन भी बने, तो वो मुमकिना तौर पे एक अच्छा बिज़नेसमैन भी बन सकता था। ये सब कुछ आपकी आँखों के सामने चल रहा हो और अचानक एक नागहानी सी सूरत हाल आपके सामने आए और आपको पता चले कि आपका बेटा इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो ये किसी भी माँ के लिए, बाप के लिए इससे ज़्यादा तड़पने वाली और बात हो नहीं सकती। और हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि बच्चे सबके साझे होते हैं। आप ये मत देखिए कि किसी गरीब का बच्चा या किसी अमीर का बच्चा या किसी मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके जो मुल्ज़िम हैं, जो मुजरिमान हैं, वो उसी तरह से पकड़े जाने चाहिए जिस तरह से आप किसी MNA MPA के लिए मुतहर्रक हो जाते हैं, जिस तरह से आप किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए मुतहर्रक हो जाते हैं। ये उसी अंदाज में आपको इनके मुल्ज़िमान को ढूंढना है ताकि उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने इनके जवान बच्चे को इस दुनिया से भेज दिया है। वैसे तो मौत बरहक है, लेकिन इस तरह से किसी हादसाती मौत में किसी जवान बेटे का जाना, ये उस घर के लिए एक मुस्तकिल सदमा बन जाता है। वो घर कभी भी उस सदमे को झुठला नहीं सकता, क्योंकि उस बच्चे की उम्र ही इतनी नहीं थी। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि ना इनको CDR दी गई, ना इनको फोरेंसिक की रिपोर्ट्स दी गई, ना इस हवाले से इनको कोई आप कह लीजिए कि बताया गया कि अभी तक हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं। ये इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अब हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि CPO साहब, जो आपने आए दिन SHOs को बदल देते हैं, SHOs को बदलने के बाद फिर तफ्तीशी कम अज़ कम वही रहता है, खालिद नाम है उस तफ्तीशी का, मुकदमे का नंबर 484/21 है, 302 का यह मुकदमा है। अब्दुल रज़ाक साहब इसके मुद्दई हैं, ज़ैन इसमें मकतूल है और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इतना बेईमाना कत्ल हुआ है कि आप जितना अफसोस करें उतना कम है। और इस घर के लिए तो ये एक क़यामत की सूरत हाल है। 2 महीने गुजर चुके हैं, इनकी वालदा जो हैं वो तड़प रही हैं। कम अज़ कम उनके मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए, कुछ छापे मारे जाएं, पता किया जाए कि इस एरिया में स्ट्रीट क्राइम करने वाले कौन हैं। जो भी हैं उनको पकड़ा जाए। वो भी उनको आप पकड़ेंगे तो शायद जो बाकी लोगों के बच्चे हैं वही बच जाएं। अगर आप नहीं पकड़ते, अगर आप इसी तरह से जाने देते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया में छोड़ें। आप पूरे फैसलाबाद में बाकी एरियाज़ में भी लोग महफूज नहीं हैं, उनके बच्चे महफूज नहीं हैं। ये जो लोग अपने घर को चलाने के लिए रात के वक्त जाते हैं जॉब के लिए और पूरी रात वो जॉब के लिए बाहर रहते हैं, अपनी जान ख़तरे में डालते हैं, मुशक्क़त करते हैं ताकि हमारा घर अच्छे तरीके से चलता रहे, ऐसे तमाम तर बच्चों के लिए आप क्या हिफाजत कर सकते हैं। हमारी तो रातें ख़तरनाक हैं, हमारे तो दिन तो ख़तरनाक है ही थे, रातें तो आपने इस तरह की बना दी हैं कि कोई बाहर ही ना निकल सके, जैसे कि फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर ना हो गया बल्कि कोई इलाका गैर हो गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। अगर पंजाब पुलिस में ज़रा सी भी गैरत नाम की कोई चीज़ है तो इनके बच्चे के मुल्ज़िमान को आप पकड़ें और इनको बताएं कि हमने आपके मुल्ज़िमान पकड़ लिए हैं और अब मज़ीद इसके आगे जो है वो प्रोसेस चलेगा। इनको बताएं कि ये CDR है, इसमें ये निकला। इनको ये भी बताएं कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, हमने ये किया अब तक। तफ्तीशी उस तमाम तर सूरत हाल से इनको आगाह करे, ये इनका हक़ है। ये उस बच्चे के माँ बाप हैं, इनको बताया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो आप अपनी रोज़ी हराम करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। अगर आप अपनी नौकरी के साथ, ईमानदारी के साथ पेश नहीं आ रहे तो आपके बच्चे आपके हाथों से हराम खा रहे हैं और उसके नताइज भी कुछ अच्छे नहीं निकलते। खुदा मकाफ़ात अमल में आपकी पकड़ कर लेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि कई ऐसे कत्ल और कई ऐसे वारदातें और कई ऐसी ज़्यादतियाँ आपकी आंखों के सामने से एक फ़िल्म की सूरत में गुजर जाएंगी जब आपके अपने साथ ऐसा होगा। तो ये सवालिया निशान है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या इस घर को इंसाफ मिल पाता है या नहीं।